ऐक ना, ह्यांचा संतोष अटेंडन्स घ्यायचा आहे का? कोण कोण आलं? हां, बर. ओके, सबने कैलकुलेटर लाया है क्या? नोटबुक है सबके पास? ब्लैक पेन है क्या? आजू बाजू में चेक करो, नोटबुक्स है ना, कैलकुलेटर है ना, ब्लॅक पेन आणि डोकं ठिकाणावर आहे ना सगळ्यांचं? ओके, सब लंच हो गया? करेक्ट है तुम्हारा. सो त्याच्यात प्रॉब्लेम काय आहे, एकाच बटनावर सगळं चालू होतं. जे आता ऑन आहे ना, ह्या 4 ट्यूबलाइट्स, ती 5वी, हा फॅन, ही 6वी, हे सगळं एका बटनावर आहे. तो इलेक्ट्रिशियन को बुला के वो चेंजेस करने हैं मुझे. तब मैं एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए तुम्हें बुलाऊंगी कि ये जो बोल रहा है वैसे ही चेंजेस करो. ओके, आज हम डायरेक्टली चैप्टर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, चैप्टर 1 इज थेरोटिकल फ्रेमवर्क, उसमें 7 यूनिट्स है, वो बाद में करेंगे. ओके, पहले चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे. ओके, वो साइंस बैकग्राउंड वाला कौन था? ग्रेट. अभी होमवर्क नहीं किया तो बाद में हाउस होल्ड वर्क करना पड़ता है, घर काम. होमवर्क, हाउस होल्ड वर्क एंड वर्क फ्रॉम होम. जो अगर आप पढ़ाई करते हो तो घर वाले क्या बोलते हैं? घर का काम मत करो, तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, बोलते हैं ना ऐसे. तो आपको हाउस होल्ड वर्क करना है या होमवर्क करना है? देखो, हाउस होल्ड वर्क करना ही है, बट सिर्फ वही करना है क्या? हाउस होल्ड वर्क सबको ही करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, बट सिर्फ वही करना है क्या आपको? वो डिसाइड करो. या दोनों करना है, हाउस होल्ड वर्क प्लस वर्क फ्रॉम होम. कब कर पाओगे? अगर अभी होमवर्क किया तो.
ओके, नहीं तो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क ही करना पड़ेगा. तो जो सुट्टीवर आहे त्याला सांगा की तुमच्यामुळे आम्हाला ऐकून घ्यावं लागलं. सो जर्नल एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम. ओके, फर्स्ट टॉपिक. यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स दिए जाते हैं. हम आईसीआई मॉड्यूल से क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि पेपर सेटर जो है आपका सीए इंस्टीट्यूट का, उसके हाथ में यही बुक है पेपर सेट करने के लिए. तो हमारे हाथ में भी कौन सा बुक होना चाहिए? वही बुक होना चाहिए. आपको फैंसी कलर नोट्स चाहिए या फैंसी मार्क्स चाहिए? क्या चाहिए आपको? फैंसी मार्क्स. तो फैंसी कलर नोट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं. मेरे सब्जेक्ट के तो नहीं मिलने वाले. मैं इससे ही पढ़ाने वाली हूँ. I want fancy marks from you. That's why you will not get fancy color notes. Correct है सीनियर्स? भावना, आईसीआई मॉड्यूल से ही पढ़ना पड़ेगा तो ही फैंसी मार्क्स मिलेंगे. सो यहाँ पर मॉड्यूल में सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम्स दिए जाते हैं. वहां पर दिया जाता है कि इस यूनिट से आप क्या क्या सीखने वाले हो. पहला क्या है कि मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड उसका सिग्निफिकेंस मतलब क्या? इम्पोर्टेंस. सेकेंड आप क्या सीखने वाले हो? फैमिलियराइज विद द टर्म अकाउंट. सबको पता है लेजर अकाउंट कौन से फॉर्मेट में होता है? कैपिटल टी. एंड अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. ओके, ये ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ टू क्लासिफाई अकाउंट्स. मॉडर्न अप्रोच भी है. कौन सा है वो? मॉडर्न अप्रोच में कैसे क्लासिफाई किया जाता है अकाउंट्स को? ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं पहले पर्सनल एंड देन इम्पर्सनल. इम्पर्सनल में दो कौन से हैं? रियल एंड नॉमिनल. एंड उसके रूल्स भी आपको आते होंगे. पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल का ओके. अभी नेक्स्ट रूल याद रखो. अगर कोरस में आप बोल रहे हो तो ठीक है, बट कोरस में अगर कोई नहीं बोल रहा है, मुझे दिख रहा है कि कोरस में हुसैन नहीं बोल रहा है, तो फिर उसको सोलो सिंगर बनना पड़ता है. उसको मैं अकेले को आंसर पूछूंगी फिर. ठीक है? सो कोरस में आप सभी लोग आंसर दे रहे हो मतलब सबको आ रहा है, बट सभी दे रहे, एक दो स्टूडेंट्स नहीं आए दे रहे मतलब उसको नहीं आ रहा है, तो उसको अकेले को बोलना पड़ेगा फिर, सिंगल सोलो सिंगर बन के. सो देखो कोरस में देना है या अकेले में आंसर देना है. सो पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल सबको आते हैं. ये बेसिक्स क्यों हमें परफेक्ट करने हैं? क्योंकि बाद में कोई सिखाने नहीं वाला है. आप सीए इंटरमीडिएट को जाओगे एंड पर्सनल, रियल, नॉमिनल के ही रूल्स नहीं आ रहे, तो बाद में कौन सिखाएगा आपको? इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट का सिलेबस सिखाएंगे या ये सिखाएंगे? सो इसलिए ये बेस है, फाउंडेशन है ना, नाम ही फाउंडेशन है. और आपके सिलेबस का पार्ट है ये. मैं 11 का नहीं सिखा रही हूँ आपको, सिलेबस का ही ये पार्ट है. पर्सनल में क्या सब क्लासिफिकेशन है वो बताओ. नेचुरल, ऐसे सब क्लासिफिकेशन है, बट सबके रूल्स क्या है? एक ही है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला ही रूल है. ओके, एग्जाम्पल्स दो नेचुरल का. मैंने दिया एक एग्जाम्पल. अपना अपना नाम ही वो नेचुरल में आ गया सब. ओके, सो सारे इंडिविजुअल्स क्या हो गए? नेचुरल. राम, सीता, गीता,
तैकूम, प्रेम, जिनके मुझे याद है उनके मैं लिख रही हूँ, मुझे सबके याद नहीं है। हाँ, निखिल, हुसैन ये फर्स्ट नेम होता है क्या? HUSSAIN। तुम्हारा? सिमरन। सृष्टि। तनुश्री। SH आ रहा है? EE। वैष्णवी। YEE। सॉरी, ANYA। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके भी नाम आप बता सकते हो। आई विल राइट हियर। सो ये सारे नेचुरल पर्सन्स हुए। ओके, अभी आर्टिफिशियल का बताओ। ओके, जो मैनमेड है वो आर्टिफिशियल है। एंड इसके एग्जांपल्स बताओ अभी। रिप्रेजेंटेटिव, कैपिटल, ये क्या होगा? ओके, सो कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। ड्राइंग्स का मीनिंग क्या है? हाँ, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ किया तो ड्राइंग्स टू कैश, गुड्स विड्रॉ किए तो ड्राइंग्स टू परचेसेस। ओके, आपको 11th स्टैंडर्ड में एंट्री सिखाई है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सो एवढं मोठं नाही लिहायचं CA फाउंडेशनला। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एंट्री नहीं है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस एंट्री है। ओके, ये कौन से टॉपिक में हम सीखेंगे? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में है ये एंट्री। ओके, ड्राइंग्स की। सो ड्राइंग्स में एस है बाय डिफॉल्ट। नुसतं ड्रॉइंग लिहिलं, एस नाही लिहिला तर त्याचा अर्थ चित्र होणार। ओके, चित्राचा इथं काही संबंध आहे का? पेंटिंग, पेंटिंग, चित्र नाही। सो ड्रॉइंग नहीं, काय है? ड्रॉइंग्स, एस बाय डिफॉल्ट है। वैसे ही आप जो पर्टिकुलर्स लिखते हो ना, उसमें भी एस बाय डिफॉल्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट पर्टिकुलर लिखते हैं। ओके, पर्टिकुलर्स है इन जर्नल, इन लेजर। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अमित जैन पेपर लीक। कौन सा पेपर लीक हुआ अमित जैन तुम्हारा? कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉर एग्जांपल प्रीपेड सैलरी है तो
जिस एम्प्लॉय को अपने एडवांस में सैलरी दी है उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है। ओके, बट हम एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखते हैं, हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? प्रीपेड सैलरी। ओके, उस एम्प्लॉय अकाउंट नहीं रहता है कभी भी। एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसको आपको सैलरी अभी तक पेएबल है, देना बाकी है। सो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट पेएबल, प्रीपेड रेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ये अकाउंट प्रीपेड रेंट प्रॉपर्टी ओनर को ना, जिसको रेंट एडवांस में पे किया है। एंड रेंट पेएबल किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसको रेंट पेएबल है उस ओनर को। सो ये सारा क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव। वैसे ही इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपका टेनेंट है जिससे रेंट रिसीवेबल है, तो आप टेनेंट अकाउंट नहीं ओपन करते हो। कौन सा अकाउंट ओपन करते हो? रेंट रिसीवेबल। एंड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जिस टेनेंट ने आपको एडवांस में रेंट दिया है। ओके, सो हम टेनेंट अकाउंट, ओनर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। तो ये अकाउंट्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है। तो रूल कौन सा लगेगा इनको? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, सो बैलेंस शीट में एसेट साइड को प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं या इनकम रिसीवेबल। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड को पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स होते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड को क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स। यहाँ पर लायबिलिटीज, यहाँ पर एसेट्स। सो पर्सनल अकाउंट्स कौन कौन से? इनकम रिसीवेबल, जैसे रेंट रिसीवेबल, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हुआ ना। एंड प्रीपेड सैलरी भी क्या हुआ? एसेट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एंड देन आपका रियल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? इधर सारे फिक्स एसेट्स, कैश, स्टॉक, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, स्टॉक, हाँ, मोटर वैन, करेक्ट है। सो ये रियल अकाउंट्स आते हैं सब। सो एसेट साइड को क्या क्या आता है? पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स। एंड लायबिलिटीज साइड को क्या आता है? कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट। रेंट पेएबल, पर्सनल। अभी देखा ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लोन, पर्सनल। लोन किसको रिप्रेजेंट करता है? जिससे लोन लिया है, फ्रेंड से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, रिलेटिव से। सो लोन क्या है? पर्सनल। क्रेडिटर्स, पर्सनल। सो आप देख रहे हो ना, सभी पर्सनल अकाउंट्स ही आ रहा है। कहाँ पर? लायबिलिटीज साइड को। फिर नॉमिनल अकाउंट्स किधर आते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स आर बेसिकली एक्सपेंसेस एंड इनकम। उसके रूल भी वैसा ही है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो वो कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या? डायरेक्ट, करेक्ट। एंड इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट इनकम किधर आएगा? ट्रेडिंग क्रेडिट। इनडायरेक्ट इनकम P&L क्रेडिट। सो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो कैसे डायरेक्ट है कैसे इनडायरेक्ट है वो हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में देखने वाले हैं। नोट द यूटिलिटी ऑफ सच क्लासिफिकेशन एंड सब क्लासिफिकेशन।
युटिलिटी मतलब यूज. वाय वी आर क्लासिफाईंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल. असं का करतोय आपण? बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिफरेंट. अभी देखा ना, नॉमिनल में जिसको क्लासिफाई किया आपने वो कहाँ पर जाएंगे? ट्रेडिंग P&L. रियल पर्सनल कहाँ पर जाएंगे? बैलेंस शीट में. सो ये यूटिलिटी, ये यूज है क्लासिफिकेशन का. सब क्लासिफिकेशन भी देखा, पहले पर्सनल इम्पर्सनल, देन इम्पर्सनल में रियल नॉमिनल, पर्सनल में नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव. अंडरस्टैंड हाउ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर डिटरमाइंड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट. सो आपको बचपन में 11th स्टैंडर्ड में मतलब पेड सैलरी ऐसे ट्रांजैक्शन देते थे. फिर इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट. फिर ये हुआ, अकाउंट्स आपने ढूंढ लिए. ओके, देन क्या है नेक्स्ट प्रोसेस? क्लासिफिकेशन उस अकाउंट्स का. रेंट इज नॉमिनल, कैश इज रियल, एंड देन क्लासिफाई होने के बाद रूल्स से जर्नल एंट्री. सो ट्रांजैक्शन आपको दिया जाएगा, पेड सैलरी, दिस इज द ट्रांजैक्शन. सो ट्रांजैक्शन इज व्हाट? ट्रांजैक्शन इज अ क्या मैम? ट्रांजैक्शन इज व्हाट? गिव एंड टेक बिटवीन टू पर्सन्स. सो सैलरी ओनर ने, एम्प्लॉयर ने पे की, एंड उसके बदले में क्या रिसीव किया? सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय. सो आप फर्स्ट करोगे, फर्स्ट स्टेप 1. नहीं, आज वो जो साइंस वाला छुट्टी पे है ना, उसके लिए चल रहा है ये, आपके लिए नहीं. वो फर्स्ट टाइम सीख रहा है, आप लास्ट टाइम सीख रहे हो. ये लास्ट टाइम ना, ये कोई नहीं सिखाएगा ना बाद में. सो पहले क्या? आइडेंटिफाई अकाउंट्स. तो वो आपने आइडेंटिफाई किए दो अकाउंट्स, रेंट अकाउंट है, सॉरी सैलरी अकाउंट है, कैश अकाउंट. सो ये आप लास्ट टाइम सीख रहे हो. हाँ, सोचो कितना कंसंट्रेशन देना है वो, या सो जाना है. देन क्लासिफाई. सैलरी किसमें? नॉमिनल, एंड कैश रियल. याद होगी आणि हुसेन. अमित जैन कोण आहे मॅम? तो लाईव्ह चॅट मध्ये नाही ना? हाँ. 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 याद होगी का? हाँ हाँ, मग हुसेनच. अप्लाई गोल्डन रूल्स. सैलरी का क्या आएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. नॉमिनल का रूल लगाओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके, एंड देन लास्ट स्टेप पे आप आ गए जर्नल एंट्री. तो ये डेबिट करना है, ये समझा हमें. हाँ, वही कर रही हूँ. क्रेडिट में रियल का रूल ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मैंने क्या लिख दिया था? नॉमिनल का ही पूरा रूल लिख दिया था. स्टेप 4 अभी फाइनल एंट्री बताओ मुझे. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. ये प्रोसेस आपके मन में होती है एंड आप डायरेक्टली फाइनल आंसर बोलते हो आपके जुबान से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और ये 3 स्टेप्स आप मन में करते हो. ओके,
तो क्यों आप मन में अभी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका 11th-12th कॉमर्स से हो चुका है। तो 2 साल आपने यही किया था। बट जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, तो ही वो करेक्ट जर्नल एंट्री तक पहुंचेंगे। ओके। एंड उन्होंने हमें दिया था अंडरस्टैंड हाउ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर डिटरमाइंड फ्रॉम ट्रांजैक्शन एंड इव्हेंट्स। सो इव्हेंट म्हणजे नहीं, ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है वो इवेंट होता है। ओके। सो परचेज सेल करके क्या इवेंट आया, क्या रिजल्ट आया, आपने प्रॉफिट कमाया या आपने लॉस हुआ आपको। सो प्रॉफिट और लॉस ये एक इवेंट हुआ। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज व्हाट इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या थी, परचेस एंड सेल, एंड उसका रिजल्ट आया प्रॉफिट और लॉस। परचेस सेल करके और एक रिजल्ट आया, कुछ स्टॉक बच गए आपके पास, सो इन्वेंट्री। सो ये सारे क्या है, इवेंट्स है। ट्रांजैक्शन का रिजल्ट, जैसे आप पढ़ाई करते हो फिर आपका रिजल्ट लगता है सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। ओके। यहाँ पर पास फेल नहीं बोलते आजकल, आप बुरा लगता है ना फेल बोलने से, इसलिए इंस्टीट्यूट ने फेल की जगह सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। ओके। त्यात वाईट काय वाटायचं, अभ्यास आपण नाही करायचा तर नापासच होणार ना, वाईट काय वाटायचं त्यात। पण ठीक आहे, ते मुलांना वाईट वाटू नये म्हणून सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ऐसे किया है। सो ये रिजल्ट आया पढ़ाई का। वैसे ही रिजल्ट ट्रांजैक्शन का जो आएगा उसको बोलेंगे इवेंट। इवेंट के एग्जाम्पल्स प्रॉफिट और लॉस, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, या और एक इवेंट देखो, एम्प्लॉई ने सर्विस दी और हमने सैलरी पे की तो ट्रांजैक्शन हुआ, नहीं पे की तो क्या रिजल्ट है, आउटस्टैंडिंग है। सो ये रिजल्ट है। ओके। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज इवेंट, देना बाकी है। सो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दोनों के डेबिट क्रेडिट्स आपको आने चाहिए। उसके बाद ऑब्जर्व द पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। अभी जर्नल में लिखने के लिए अभी आप बीकॉम के एंगल से मत सोचो, एक अकाउंटेंट के एंगल से मत सोचो, एक ऑडिटर के एंगल से आपको सोचना है। Because after becoming chartered accountant, you are going to audit, you are going to examine the books of accounts. Okay? So मुझे मार्क्स है 40.40 में पास हो गई अकाउंट्स में, या 50 मिल गए। ओके। तो लॉजिकली सोचो, इसको है 50 मार्क्स और ये ऑडिट करने के लिए आई है, मतलब इसको भी 50% ही नॉलेज है अकाउंट्स का, एंड ये दूसरे के अकाउंट चेक करने के लिए आई है। आएगा का कॉन्फिडेंस आपको उस ऑडिटर के ऊपर? अभी उसी स्टूडेंट को 80-90 स्कोर है, मतलब उसको 90% तो समझता है अकाउंट्स, 10 मार्क्स सिली मिस्टेक के गए, मतलब कोर नॉलेज है ना उसको, फिर वो अकाउंट्स चेक करेगा दूसरे का तो ठीक है ना। तो इसलिए मैंने टारगेट आपको बोला था 90 अबव रखो। सो अभी तो पास हो जाओगे ऐसे 50-60 मार्क्स लेके, बट आगे प्रैक्टिकली सोचो। और खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है हमारा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा क्या, अरे मुझे ही 50 मार्क्स है, अभी इसका अकाउंट चेक करना है, उस अकाउंटेंट को ही मुझसे ज्यादा नॉलेज होगा, फिर प्रॉब्लम आएगा ना। सो हमें इसलिए क्या चाहिए, कोर नॉलेज चाहिए अकाउंट सब्जेक्ट का। हमारे डिग्री में भी अकाउंटेंट है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड बेसिक काम भी क्या है हमारा, दूसरे का अकाउंट चेक करना। सो इसलिए पहले हमें अकाउंट्स आना चाहिए, तो हम दूसरे का चेक करेंगे। हमारी ही बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है और हम दूसरे के अकाउंट्स कैसे चेक करेंगे। सो यहाँ पर स्टार्ट किया है उन्होंने जर्नल चैप्टर विथ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सो एज अ ऑडिटर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो अकाउंटिंग किया हुआ है उसका कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट है या नहीं, या ऐसे ही अकाउंटिंग किया है टाइम पास के लिए, टाइम नहीं जा रहा था तो जर्नल एंट्रीज कर रहे थे टैली में बैठ के।
ओके वैसे नहीं चलेगा। सो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हर एंट्री का प्रूफ होना चाहिए आपके क्लाइंट के पास। ओके सो सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं बताओ? परचेसेस चेक करना है आपको, क्लाइंट्स ने परचेसेस के इनवॉइसेस की फाइल लाके देगा वो आपको, वैसे ही सेल्स इनवॉइसेस की फाइल लाके देगा। सो हर परचेसेस की एक फाइल होगी, सेल्स की एक फाइल होगी, इनवॉइसेस की, बैंक स्टेटमेंट्स की एक फाइल होगी। सो ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स हुए। सो परचेस इनवॉइस से आप क्या एंट्री चेक करोगे? परचेसेस के। सेल्स इनवॉइस से सो परचेसेस सेल का हो गया। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश वाउचर्स या इनवॉइसेस? कैश वाउचर्स और इनवॉइसेस। बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक स्टेटमेंट, करेक्ट। बैंक ट्रांजैक्शंस में आप जीपे, फोन पे, यूपीआई जो भी करते हो उसके प्रूफ्स कहाँ पर आते हैं? बैंक स्टेटमेंट में आते हैं। सो आपने 10 रुपया पे करके चाय पे लिया तो भी वो बैंक स्टेटमेंट में आएगा अगर आपने जीपे किया तो, क्यूआर कोड स्कॅन किया। ओके 20 रुपये देऊन पाणीपुरी खाल्ली आणि क्यूआर कोड स्कॅन केला तरी बैंक स्टेटमेंट मध्ये येईल। ओके सो आजकल बहुत पानीपुरी वाले बोलते हैं कि कैश में ही पे करो हमें, क्योंकि उनके बैंक स्टेटमेंट में आता है ना, इनकम दिखने लगता है ना। ओके वो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, पता है क्या आपको? पानीपुरी का थैला है तो मैं गरीब हुए से दिखाते हैं, बट आप जस्ट चेक करो ना ऑन एन एवरेज कितने लोग पानीपुरी खाते होंगे। सो डेली का इनकम चेक करो उनका, फिर एनुअल पे जाओ, मंथली इनकम कैलकुलेट करो। सो पहले ये नहीं समझता था ना जब कैश पेमेंट्स होते थे, तो अभी क्या डिजिटल इंडिया हो गया है एंड बैंक ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। ओके इधर ज्यादा नहीं है, कर्नाटक में ज्यादा है वो, कि वो लेते ही नहीं है बैंक थ्रू, यूपीआई थ्रू पेमेंट्स। ओके बट ऐसे तो वो जल्दी पकड़ जाएंगे ना कि वो बैंक क्यूआर कोड के लिए अगर वो नहीं राजी है मतलब ही वो कुछ तो फ्रॉड कर रहा है ना, करेक्ट? क्योंकि उनको एक्चुअली जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है। आपका टर्नओवर मतलब सेल्स पूरे साल का 20 लाख के ऊपर है तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे छोटे जो ये है उनका 20 लाख के ऊपर सेल्स आ चुका है, समोसा वगैरह जो सेल करते हैं वो वाले लोग। और वो कब पता चला? यूपीआई पेमेंट से, फिर भी वो जीएसटी में नहीं है रजिस्टर्ड, किया ही नहीं है उन्होंने रजिस्टर। सो बैंक ट्रांजैक्शन में ये सब आ जाएगा। सो जो आपको बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है, ओके मुझे बताओ रेंट का पेमेंट जो है वो कहाँ से पता चलेगा? रेंट एग्रीमेंट, करेक्ट। परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न का बताओ। हाँ हाँ बुक, हाँ
ओके सो देखो यहाँ पर आपने क्रेडिट बेसिस पे तुम भी सुनो हर्षवर्धन, वो साइंस बैकग्राउंड का है इसलिए परचेसेस किए हैं क्रेडिट बेसिस पे 1 लाख के। सो क्रेडिट बेसिस मतलब अभी तक आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, फिर आपको लगा कि कुछ डिफॉल्ट है या क्वालिटी नहीं है, कुछ रीजन की वजह से आप परचेस रिटर्न कर रहे हो। ओके सो परचेस रिटर्न मतलब गुड्स आर गोइंग आउट, परचेस रिटर्न क्रेडिट करोगे। एंड रिसीवर कौन है? डेबिट द रिसीवर, रिसीवर इज सप्लायर। ओके सो क्रेडिटर बेसिकली। सो आप जर्नल एंट्री क्या करते हो? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ये जर्नल एंट्री करोगे आप आपके बुक्स में। हाँ 1 लाख अमाउंट, गुड्स आपने वापस कर दिए तो 1 लाख पेएबल नहीं है ना अभी, क्रेडिटर को डेबिट दे दिया। पहले परचेसेस के टाइम क्या एंट्री की थी? परचेसेस टू क्रेडिटर। अभी क्या एंट्री की? क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न। सो क्रेडिटर अकाउंट नील हो गया। अभी मैंने गुड्स वापस दे दिए हैं, इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है डेबिट नोट। ओके आप उस क्रेडिटर को क्या बता रहे हो कि तुम्हारा अकाउंट मेरे बुक्स में मैंने डेबिट किया है, ये डेबिट नोट है उसकी, तो वो डेबिट नोट भी देना है उसके साथ। ओके नहीं तो क्या होगा, डेबिट नोट आपने नहीं दी, सिर्फ गुड्स दे दिए, तो वो आ जाएगा 1 लाख 2। कहाँ पर रिटर्न किए थे तुमने? और उसी टाइम आप दे रहे थे तभी उसका सीसीटीवी बंद था, तो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, उसका प्रूफ ही नहीं है कि आपने रिटर्न किए हैं। इसलिए डेबिट नोट निकालते हैं, उसकी साइन होती है उसके ऊपर कि ये रिटर्न किए हुए हैं। तो अभी 1 लाख पेएबल नहीं है तुम्हें, जाओ। ओके सो डेबिट नोट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर परचेस रिटर्न। तो आपको जब परचेस रिटर्न चेक करने हैं तो आप परचेस इनवॉइसेस की फाइल नहीं मंगवाओगे। कौन सी फाइल मंगवाओगे? डेबिट नोट्स की फाइल दे दो, मुझे परचेस रिटर्न चेक करने हैं। तो अभी हम अकाउंट्स जो सीख रहे हैं वो अकाउंटेंट के एंगल से सीख रहे हैं या ऑडिटर के एंगल से? ऑडिटर। जर्नल एंट्री टॉपिक चल रहा है बट ऑडिटर के एंगल से चल रहा है अभी। ठीक है अभी क्रेडिट नोट का आप बताओगे। सेल्स रिटर्न क्या एंट्री होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके सो यहाँ पर हम डेटर्स से गुड्स लेंगे, वापस लेंगे कस्टमर से गुड्स, एंड उसको क्या देंगे? क्रेडिट नोट देंगे कि तुम्हारा अकाउंट हमने हमारे बुक्स में क्रेडिट कर दिया है। नाउ नथिंग इज रिसीवेबल फ्रॉम यू। ओके सो अभी एक ही ट्रांजैक्शन 1 लाख की इमेजिन करो, हमारे लिए वो परचेस रिटर्न है, उस सप्लायर के लिए वही 1 लाख सेल्स रिटर्न है। तो जब आप डेबिट नोट देते हो उसको, उसी टाइम आपको क्रेडिट नोट लेनी है उससे कि तुम्हारे बुक्स में दिखाओ कुछ रिसीवेबल नहीं है ना, हमसे से है ना तुम्हारे बुक्स में, और मेरे बुक में भी तुम्हें कुछ पेएबल नहीं है। ओके सो ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। रेंट के लिए रेंट एग्रीमेंट। ओके कैश वाउचर्स आपको नीचे ऑफिस में कैश बुक देखो, वहां पर कैश वाउचर्स कैसे होता है वो समझेगा। कैश वाउचर्स कब लगते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्लिनिंग स्टाफ मावशी येतात तुमचं ऑफिस झाडायला पुसायला, उस क्लिनिंग स्टाफ मावशी तुम्हाला बिल देतात का? हे माझं महिन्याचं बिल झालं, नहीं देत, मग तरी तुम्ही पैसे देता। सो प्रूफ क्या है मावशी को सैलरी पे की है उसका? कैश वाउचर पे मावशीची सही। ओके दैट इज द प्रूफ ऑफ क्लीनिंग एक्सपेंसेस। ओके कभी कभी फॉर एग्जाम्पल
अभी ये इलेक्ट्रीशियन का काम करना है ना हमें, सेपरेट बटन्स का, तो उस इलेक्ट्रीशियन ने मुझे इनवॉइस नहीं दिया, तो वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जो है, जो मैंने की है, उसका प्रूफ क्या रहेगा? कैश वाउचर पे साइन लेनी पड़ेगी अगर मैंने कैश पेमेंट किया तो। उसको जीपे किया तो मेरे बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा प्रूफ, बट बैंक स्टेटमेंट मैंने जीपे नहीं किया, कैश दे दी, तो क्या प्रूफ है? कैश वाउचर पे साइन लेनी है। सो जो लोग आपको इनवॉइस नहीं दे रहे हैं, उनका आपने कैश पेमेंट किया है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा उनसे? कैश वाउचर पे साइन लेनी पड़ेगी। इसलिए कैश बुक, कैश वाउचर बुक, हाँ, नॉट कैश बुक। कैश बुक पता है आपको, वो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम वाला कैश बुक है। दिस इज कैश वाउचर बुक। सो आपके पास, सभी के पास होता है, जो बिजनेस करते हैं सबके पास कैश वाउचर बुक रखना ही पड़ता है ना, करेक्ट? मंथली चाय एक्सपेंसेस, ओके, वो भी कहाँ पर आएगा? अगर वो इनवॉइस नहीं देता है और 1 महीने का आप चाय का पैसा दे रहे हो, तो वो कैसे समझेगा? कैश वाउचर बुक से। ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट्स हुए। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन रिकॉर्ड्स विच कंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स and act as evidence of transactions, books of original entry and ledger accounts। जर्नल के बहुत सारे नाम है, कंसेप्ट एक, नाम अनेक। जर्नल मतलब ही बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और क्या नाम है? प्राइमरी बुक भी बोलते हैं क्या? प्राइमरी बुक, ऐसे बहुत सारे नाम है। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं इसको। सो अभी आपको 4 सब्जेक्ट्स है ना, तो आपने एक ही नोटबुक बनाई है ना चारों सब्जेक्ट्स के लिए, नहीं अलग अलग? सो 4 सब्जेक्ट्स के 4 नोटबुक्स बनाए हैं आपने, अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इको। ओके, एक ही बुक में इमेजिन करो सब लिखा तो कैसे लगेगा? ऑलरेडी पढ़ाई का मन नहीं है मैम, उसमें एक बुक में ही सब कुछ है तो पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट? तो सेम सोचो अकाउंटेंट के साथ क्या होता होगा बिजनेस में, परचेसेस के, सेल्स के, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न सगळं एकाच वेळी चाललंय। यू नीड टू इमॅजिन मॅन्युअल अकाउंटिंग, हाँ, ओके, कंप्यूटराइज्ड टैली सॉफ्टवेयर वाला इमेजिन मत करो। अकाउंटिंग आपको कंप्यूटराइज वाला इमेजिन नहीं करना है, मैन्युअली सोचो। एक ही नोटबुक में सब चल रहा है और ओनर आता है और पूछता है 1 महीने के सेल्स बताओ, ओके, तो वो बोलेगा मैं 1 महीने के बाद बताना हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा ना इसमें कि सेल्स के एंट्रीज क्या है, ओके। इसलिए वो क्या करते हैं पता है आपको? सब्सिडियरी बुक्स, करेक्ट, सेपरेट बुक्स, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, ओके। सो इनके ट्रांजैक्शंस कितने होने वाले पता ही नहीं है ना। सैलरी आपको पता है मंथली है, मतलब 12 टाइम्स। डेप्रिसिएशन एंड में एक ही बार एंट्री है, ईयर एंड को। सो इसके लिए जिसको कोई नहीं है उसका कौन है? जर्नल प्रॉपर। परचेस डे बुक में क्रेडिट परचेसेस आते हैं, कैश परचेसेस किधर आएंगे फिर? कैश बुक में। क्रेडिट सेल्स, सेल्स बुक, कैश सेल्स, कैश बुक, करेक्ट, ओके। वो सब्सिडियरी बुक्स में है, जो मैं दिखाना चाहती थी चार्ट, वो इधर नहीं है। परचेस डे बुक में क्रेडिट परचेसेस, सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, कैश परचेसेस कैश बुक में, ओके। परचेस रिटर्न बुक में क्रेडिट परचेस रिटर्न, कैश परचेस रिटर्न कैश बुक में, कैश अलग की कैश बुक, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, कैश सेल्स रिटर्न कैश बुक, ओके। एंड डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ये सब कहाँ पर? जर्नल प्रॉपर।
आपके बिजनेस में बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, तो वो कहाँ पर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक में जाएंगे। वो सब्सिडियरी बुक्स होते हैं उसके भी, अगर बहुत ट्रांजैक्शंस है तो। बहुत ट्रांजैक्शंस नहीं है तो जर्नल प्रॉपर। Accounts where information relating to a particular asset or particular liability or particular capital, मतलब particular income, particular expense are recorded, वो अकाउंट होता है। मतलब सैलरी अकाउंट, वहां पर सब सैलरी रिलेटेड ही आएगा। सैलरी पेड वहां से समझती है आपको, प्रीपेड सैलरी भी वहां से समझती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी सैलरी अकाउंट से समझती है। सो पर्टिकुलर इनकम, एक्सपेंस, पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन एक प्लेस पे होती है, दैट प्लेस इज अकाउंट। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इट कंटेन्स द टोटल्स फ्रॉम वेरियस लेजर्स अकाउंट्स एंड एक्ट एज प्राइमरी चेक ऑन अकाउंट्स बिफोर प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर टॉपिक के लिए बेस क्या है? ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस इज प्राइमरी चेक। प्राइमरी चेक मतलब क्या कि जितना डेबिट दिया है उतना ही क्रेडिट दिया है, तो ट्रायल बैलेंस टैली है। ये देख लो, ये किया क्या हमने? यस ओके। ये डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट की थी? लूका द बार्गो पैसियोली, 500 years old, Italian prayer and mathematician. ओके, साधू संत मराठीत, इटालियन साधू संत होता तो आणि मॅथमॅटिशियन होता। ओके, म्हणजे कॉमर्सशी काही संबंध नसलेल्या माणसानी कॉमर्स मधली डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट केली है एंड उसने सबसे पहले 500 years एगो ये पब्लिश किया था सुमा द अरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनीय प्रोपोर्शनैलिता। इटालियन है ये। So everything about arithmetic, geometry and proportions. The first book that described the double entry accounting system. Double entry system of bookkeeping has emerged in the process of evolution of various accounting techniques. It is the only scientific system of accounting. So double entry scientific system है, single entry scientific system नहीं है। According to it, every transaction has twofold aspects, debit and credit, and both the aspects are to be recorded in the books of accounts. Therefore, in every transaction, at least 2 accounts are affected. So, for example, on purchase of furniture, either the cash balance will be reduced. अगर आपने immediate payment किया तो furniture to cash, and payment नहीं किया तो क्या create होगा? Liability to supplier will arise and new asset furniture is acquired. So ये 2 aspects है ना, furniture account debit and cash या furniture to supplier. This has been made clear already. The double entry system records both the aspects. It may be defined as the system which recognizes and records both the aspects of transaction. This system has proved to be systematic and has been found of great use for recording financial transactions for all kind of entities requiring use of money. All kind of entities में not for profit organizations भी आ गए। उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है कमाना, बट यूज ऑफ मनी है ना वहां पर। ओके, तो उनको भी यही अकाउंटिंग सिस्टम परफेक्ट है। ओके, सो आज के लिए मैं क्या होमवर्क दे रही हूँ आपको? जर्नल एंट्रीज आपको आता है क्या? सो ये आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करो फ्रॉम ICI वेबसाइट एंड जर्नल एंट्री का क्वेश्चन सॉल्व करो नोटबुक में, होमवर्क वाले नोटबुक में। पेज नंबर 2.25 लिखो, पेज नंबर 2.25 इलस्ट्रेशन 5।
पेज नंबर 2.25 इलस्ट्रेशन 5। नोटबुक कौन सी? होमवर्क की। पेज नंबरिंग करना है नोटबुक को। फॉर्मेट क्या है जर्नल का? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, DR, CR एंड रुपीस की साइन चाहिए ऐसे। अमटी नकोय, AMT वो नहीं लिखा तो भी चलता है। AMT DR CR कॉलम में रुपीस की साइन दो सिर्फ, AMT मत लिखो। एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं ड्रॉ करने हैं, सिर्फ वर्टिकल। हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडव्या रेषा त्या ड्रॉ नाही करायच्या आहे, ओनली वर्टिकल लाइन्स, उभ्या रेषा। हॉरिझॉन्टल आर ऑलरेडी प्रिंटेड, त्यावर एक रेष काढून आपले मार्क वाढत नाहीत। सो CA में जिस चीज को मार्क्स है उतना ही काम करना है। फॉर्मेट के लिए मार्क्स है तो फॉर्मेट के लिए वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि CA का नेचर ही ऐसा होता है, जिसकी फी मिलेगी उतना ही काम करता है CA। इसकी फी मिलने वाली, हाँ मैं फिर काम करता हूँ, इसकी नहीं मिलने वाली है फिर मैं नहीं करता हूँ। ओके, इसके मार्क्स मिलने वाले हैं क्या? ऐसे नहीं, तो अभी बाद में फी मिलेंगी C होने के बाद। अभी क्या मिलने चाहिए? मार्क्स। जैसे जो लोग कमाते हैं वो पैसों के पीछे होते हैं, अरे कितने भी दिए तो भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे होते हैं ना। वैसे अभी स्टूडेंट लाइफ में आप किसके पीछे चाहिए? मार्क्स के पीछे, M विटामिन। ओके, बाद में वही M विटामिन मनी विटामिन हो जाता है आपका। अभी मार्क्स के पीछे वैसे ही लोगों। आपको पता है ऑल इंडिया रैंकर्स का पैकेज डबल होता है, सैलरी पैकेज। नॉर्मल CA एंड ऑल इंडिया रैंकर CA डबल होता है। काम वही करना है, उतना ही टाइम करना है, सिर्फ डबल अमाउंट। मतलब अगर आपका नॉर्मल CA का 12 लाख है तो रैंकर का 24 लाख है स्टार्ट पैकेज एनुअल। काम वही करना है दोनों को, सिर्फ इसने पढ़ाई ज्यादा की थी और रैंक लाया, और इसने कम की थी इसलिए वो सिर्फ CA बना। तो इसलिए अभी M विटामिन कौन सा है हमारे लिए? मार्क्स। वो 10-12 के मार्क्स नहीं पूछने वाले, तिथे 100 पैकी 100 वाढले असलेत अकाउंट्स मध्ये तरी 0 उपयोग आहे त्याचा आता। ओके, आर्टिकलशिप में भी स्टाइपेंड भी वेरी होता है। हाँ, 15,000 स्टाइपेंड, 20,000 स्टाइपेंड एंड 5,000, 6,000 स्टाइपेंड। आपका फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक है तो आपको ज्यादा स्टाइपेंड मिलेगा। सो आप भी मनी के ही पीछे हो अल्टीमेटली, तो पहले मार्क्स के पीछे लगना पड़ेगा अभी। इसलिए मैं 90 अबाउ बोल रही हूँ बार बार। कल से मॅडम ने पहिल्या दिवसापासूनच सुरू केले मागे लागणं। ओके, सो ये बार बार दिमाग में बिठाओ आपके 90 90 90 90। जो 50 50 50 है वो 90 90 90 90 ऐसे सोचना है, तो वो पॉजिटिव वेव्स अट्रैक्ट होंगे ना 90 के। ओके, सो वो 4 सक्सेस मंत्राज रूल्स, रेगुलर, रिवीजन। रिवीजन क्या करोगे? आज जो पढ़ा है वो जरा रिवाइज करो फिर से। एंड होमवर्क दिया है क्या? यस। एंड फर्स्ट टेस्ट हमारी होने वाली है जर्नल के ऊपर, ठीक है? GST के जर्नल एंट्रीज सीखने के बाद टेस्ट होगी वो। ओके, किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं है? ओके, ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर विथ योर होमवर्क।